हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। और हमारी जो सैटरडे को क्लास हुई थी उसमें हमने क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक प्रेशर को पढ़ा था। और आज हम आगे जो है जो विंड है विंड के बारे में पढ़ेंगे। विंड के बारे में एल नीनो ला नीना इनके बारे में हम पढ़ेंगे। गुड इवनिंग इरिश। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। 5 मिनट हम स्टूडेंट्स का वेट कर लेते हैं ताकि वे ज्वाइन करें और हम अपनी जो क्लास है क्लास को आगे रिकॉर्डेड क्लास में 1 मिनट। आप कौन से बैच में हो इरिश? कौन सा आपने बैच ज्वाइन कर रखा है? मैंने सारे पिछला वाला देख चुकी हूँ। अच्छा, सारा देख चुकी तो आपको अच्छा वो रिकॉर्डेड वाला शायद 5th लेक्चर। 1 मिनट। ज्योग्राफी में ना 4 बैच है। एक तो 24 मंथ्स के लिए और 6 मंथ्स के लिए। आपने पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइन ले रखा है बैच? 6 मंथ ओनली ज्योग्राफी या फिर पेपर 1 पेपर 2? 1 मिनट अभी चेक कर लेते हैं। वो आपके में शो 1 मिनट मैं समझ गया आपके में क्यों शो नहीं हो रहा वो। गुड इवनिंग विजय। इदिश, क्या है ना, ये शायद जो हमने वो ना ट्रायल क्लास थी सबके लिए रखी हुई थी तो वो भी शायद अपलोड नहीं हुई है। वो 2 घंटे की क्लास है। वो भी मैं सर को जो हमारी टेक्निकल टीम है ना उनको बोल दूंगी और वो अपलोड हो जाएगी तब आप देख लेना। ठीक है। तो हमारी जैसा कि आप सबको बताया है मेरे को टाइफाइड हो गया था तो 2-3 दिन से क्लास नहीं चल रही है। कल आपकी सुबह भी क्लास होगी इवनिंग में 7 to 8। और फिर मॉर्निंग का सेम टाइम है 6 to 7 8 to 9। क्योंकि जो प्रीवियस क्लास है प्रीवियस आपकी 4 क्लासेस रह गई हैं 2 क्लास संडे की और 2 क्लास मंडे की। तो टॉपिक कवर कर देंगे ताकि हमारा जो क्लाइमेटोलॉजी है परसों तक क्लाइमेटोलॉजी के जो टॉपिक है वो सारे हो जाएंगे। ठीक है। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शुरू करते हैं।
तो ये देखो, ये हमने जो प्रीवियस क्लास है ना, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कोरियोलिस फोर्स। एक मिनट। कल का टाइमिंग ईदिश वेस्ट से तो जो आज का सेम टाइमिंग है वही है, 6 to 7 PM और 8 to 9 PM। बस ये है कि कल सुबह भी हमारी एक क्लास होगी 8 to 9 PM। ठीक है, या फिर 8 to 9 PM हमारी कल क्लास रहेगी, क्योंकि हमें जल्दी से, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है। अभी आपके जो है फॉर्म्स निकलने वाले हैं, ताकि इतने हमारा फॉर्म निकले, इतने हमारी जो 4-5 यूनिट हैं वो अप्रैल में खत्म हो जाए। तो हमारी जो क्लाइमेटोलॉजी है वो 2-3 दिन में, और हमारे इतने टॉपिक बचे हुए हैं कि वो खत्म हो जाएगी। बस विंड के बाद हमारा जो मेन टॉपिक बचता है, वो 2 मेन टॉपिक बचते हैं। एक तो हमारा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, वो इतना बड़ा नहीं है, और एक है हमारा जो है साइक्लोन फ्रंट और हमारा एयर मास। ये एक ही क्लास में हो जाएगा। तो कल की जो क्लास का टाइमिंग है वो है हमारा 8 to 9 AM और 6 to 7 PM और 8 to 9 PM। कल 8 से 9 सुबह भी क्लास होगी, शाम को भी क्लास होगी, और एक क्लास होगी 6 से 7। कल 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, क्योंकि आज मैं जो आपकी चैट, जो भी अब रिस्पॉन्स होगा, मैं आपको ना लास्ट में जब क्लास ओवर होगी ना, तब आपकी सारी प्रॉब्लम्स लूंगी। अब हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये देखो, प्रीवियस क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में पढ़ा था हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में, कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या होता है। तो आपकी जो प्रीवियस क्लास है वो शाम तक अपलोड हो जाएगी, आप उसको देख लेना। आज हम जो शुरू करेंगे वो हम करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षणल जो बल होता है, घर्षण बल। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स कब जनरेट होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, देखो सबसे पहले ये समझो, ये हमारा क्या है, हमारा अर्थ सरफेस है, लैंड स्फीयर है, ये हमारी धरती के पास वाला एरिया है। ठीक है, जहाँ पे हम अभी रहते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, कहीं पे पेड़ है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे वैली है, कहीं पे कुछ है। ठीक है, तो जो हमारे टेरेन है वो कैसा है? अंडुलेटिंग, उबड़ खाबड़ टेरेन है, जिसकी वजह से जो विंड चलती है ना, इस जो जोन है, जो हमारा लोअर ट्रोपोस्फियर है, उसमें जो विंड चलती है, उसकी वजह से क्या होता है? जैसे ये विंड चल रही, तो क्या है, इस विंड को घर्षण का सामना करना पड़ता है। ये विंड इनसे टकराती है, और टकरा के क्या, इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, और जो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमने इससे पहले एक फोर्स पढ़ा था। कौन सा फोर्स है? वो है हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में हमने पढ़ा था कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो क्या करता है? जो हमारी विंड है ना, विंड की स्पीड को इंक्रीज करता है। अर्थ पर विंड की स्पीड को कौन बढ़ाता है? वो हमारा बढ़ाता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। और हमारे अर्थ पर जो हमारा विंड है, विंड की स्पीड को कौन रोकता है? उसकी स्पीड को कौन कम करता है? तो वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और कोरियोलिस फोर्स में याद रखना कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो विंड, ना तो विंड की स्पीड को कम करता है, ठीक है, और ना उसकी जो विंड की स्पीड को कम नहीं करता है, ना उसको रोकता है। कोरियोलिस फोर्स का काम है कि जो हमारी विंड है ना, विंड की डायरेक्शन, डायरेक्शन को, जैसे हमारा ये देखो, ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये हमारा सर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स क्या काम करेगा? जो हमारी विंड ऐसे जा रही थी ना, सीधा जा रही थी, वो उसकी डायरेक्शन को क्या करता है? मोड़ देता है, उसकी डायरेक्शन में मोड़ कर देता है, और वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाई ओर, यानी कि राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दाई ओर मुड़ जाती है। ठीक है, ऐसे। ये हमारा है किसका? ये हमारा कोरियोलिस फोर्स का काम है। अब यही बात यहाँ पे लिख रखी है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है कैसे जनरेटेड होता है? जनरेटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ग्राउंड और वाटर सरफेस, यानी कि ग्राउंड और वाटर सरफेस की रेजिस्टेंस, यानी कि रुकाव के कारण क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स का ओरिजिन होता है।
जिसपे क्या हमारी विंड बहती है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है कैसे काम करता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अपोजिट, एंड क्या करता है ये विंड की स्पीड को और कोरियोलिस फोर्स को क्या है रिड्यूस कर देता है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। और ये मेंशन किया गया है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स लाइक कोरियोलिस फोर्स बिकम ऑपरेटिव एंड इफेक्टिव ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इन मोशन। देखो जो हमारा कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस फोर्स भी तभी काम करता है अगर हमारी कोई चीज मोशन में होगी या उसमें गति होगी, तो ही तो हमारा कोरियोलिस फोर्स काम करता है और तो ही हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। अब आपसे एग्जाम में क्या दे दिया जाता है, आपको एग्जाम में एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ये दे दिया जाएगा स्टेटमेंट, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स से रिलेटेड चार कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रखी है नीचे, इनमें से कौन सी एक ठीक है, कौन सी एक गलत है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्शनल फोर्स के रिगार्डिंग ठीक है या गलत है। तो आपको क्या है एक एक पॉइंट क्या करना है, आपको अंडरलाइन करके पढ़ना है। अब देखो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है फ्रिक्शनल फोर्स की। सबसे पहले क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि जो हमारा ये टेरेन है, जो हमारा ये अर्थ सरफेस है, ये कितना उबड़ खाबड़ है, कहाँ पे वैली है, कहाँ पे घाटी है, कहाँ पे प्लेट्यू है, ठीक है। जिस पे जहाँ से हमारी जो विंड बहती है वो कितना ज्यादा रफ है, रफ का मतलब है कितना ज्यादा उसमें वेरिएशन है, कितना ज्यादा उबड़ खाबड़ है। अगर उबड़ खाबड़ ज्यादा होगा, अंडुलेटिंग होगा, कहीं पे माउंटेन, कहीं पे पठार, टेरेन स्लोप ज्यादा होगा, तो इसकी वजह से जो विंड है, विंड की स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम, जिसपे हमारी विंड की स्पीड विंड बह रही है, ठीक है। उसके बाद द ग्राउंड सरफेस हाई डिग्री ऑफ रफनेस, thus ग्राउंड सरफेस ऑफर मैक्सिमम डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हमारी ग्राउंड सरफेस पे रफनेस यानी कि जो हमारी रफनेस का मतलब है उबड़ खाबड़ अगर ज्यादा होगा हमारा ग्राउंड सरफेस, तो जो हमारा विंड है, विंड को जो है रेजिस्टेंस यानी कि घर्षण का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और वाटर भी ऑफर कर, वाटर जो है ना, देखो वाटर पर अगर हमारी विंड बहती है ना, तो वहां पर जो वाटर है वो इतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स रेजिस्ट नहीं करता है विंड की स्पीड को, क्योंकि जो हमारा पानी है, पानी के ऊपर कहीं कहीं हमारी हिल होती है, नहीं तो जो हमारा पानी है, पानी की जो सतह होती है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, उसमें कोई भी क्या है वो उबड़ खाबड़ नहीं होता, वो एक फ्लैट सरफेस होता है, तो विंड इसमें आराम से बहती है और विंड की जो स्पीड है ज्यादा होती है। अभी आपने देखा होगा जैसे हमारे जो ओशियंस है, ओशियन पे जो है हम ओशियन, जैसे हम अगर पैसिफिक ओशियन की बात करें, अटलांटिक ओशियन की बात करें, तो वहां पे जो विंड की स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज नहीं है या कोई भी माउंटेन्स नहीं है, वैली नहीं है, पीक नहीं है, कोई स्लोप नहीं है जिसका विंड को सामना करना पड़े। तो वहां पर विंड कैसे बहती है, क्योंकि वहां पे पानी की जो सतह है समान होती है, तो क्या करता है जो हवा है वो खुल के क्या करती है, बहती है, और उसको कोई विरोध का या रेजिस्टेंस का सामना करना नहीं पड़ता। ये भी कहा गया है कि जितना ज्यादा रफनेस होगी, जितना ज्यादा हमारा जो टेरेन है वो उबड़ खाबड़ होगा, उतनी ज्यादा डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस होगी, यानी कि उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और जितनी कम रफनेस होगी, यानी कि जितना कम हमारा उबड़ खाबड़ सरफेस होगा, उतना ज्यादा हमारा क्या होगी, उतनी ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है। तो ये देखो ये है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर की वजह से जो ये इनकी मात्राएं हैं वो चेंज हो जाती है, लेकिन आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो आपको ठीक मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो ये कहता है, ये आपको मैंने समझा ही दिया कि घर्षण बल जमीन या पानी की सतहों के प्रतिरोध से उत्पन्न होता है जिस पर हवा चलती है। इस प्रकार घर्षण बल दबाव प्रवणता बल के विरोध में काम करता है। अब मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है। अब हमारा जोन ऑफ लोअर एटमोस्फेयर, हम एटमोस्फेयर में देखो हमारी, मैंने आपको बताई थी कि हमारे एटमोस्फेयर में हमने जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर पढ़ा था। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारी जो लेयर आती है वो होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर, यानी कि सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। अब जो हमारा ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर का जो निचले वाला भाग है उसको क्या बोला जाता है, लोअर एटमोस्फेयर, और इसको बोला जाता है अपर एटमोस्फेयर, ठीक है।
तो ये कहता है कि जो हमारा जोन ऑफ लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें क्या, उस वहां पे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्रिक्शनल लेयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल जो फोर्स है, घर्षण जो बल है वो सबसे ज्यादा है। क्यों, एट द सरफेस एंड डिक्रीज, और जैसे जैसे सरफेस से ऊपर की तरफ चलते तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो कम हो जाता है। अब ये क्यों कम हो जाता है, ये क्वेश्चन आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं कि जो हमारी लोअर एटमॉस्फेयर उसको हम फ्रिक्शनल लेयर भी बोलते हैं। अब उसको फ्रिक्शनल लेयर क्यों बोलते हैं, इसका ये रीजन दे दिया जाएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हमारी क्या है, सबसे ज्यादा रफनेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, माउंटेन मिलते हैं, हिल्स में, तो इस तरीके का आपका क्या होगा, रीजन होगा। अगर ये असर्शन होगा और ये रीजन जो होगा जो मैंने बताया, तो आप क्या करोगे कि दोनों ए और आर दोनों करेक्ट है, असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, और साथ साथ जो असर्शन है वो जो रीजन है वो असर्शन की क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो कैसे करोगे कि अगर आपने कुछ असर्शन पढ़ा, बहुत बार ना कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर आपके जो कंसेप्ट बेस्ड है, वो कंसेप्ट बेस्ड तभी क्लियर होगा, तब आपको जो मैं बता रही हूँ साथ साथ आप क्या है रिवाइज करते चलो, ताकि अगर आप अजर्शन पढ़ो तो आपको दिमाग में हाँ कि भाई हमने ये क्लास में पढ़ा था और मैम ने इसका रीजन ये बताया था, तो आपको क्या साथ साथ जब नोट्स बनाओ तो वहाँ पे हाईलाइट कर लेना, या PYQ लिख लेना, या ऐसे लिख लेना ई क्यू एक्सपेक्टेड PYQ, ठीक है। उसके बाद है, इट मे बी मेंशन दैट द फ्रिक्शनल इफेक्ट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड ड्यू टू ट्रबुलेंस अप टू द हार्ट। अब देखो ये जो हमारी फ्रिक्शनल लेयर है, मैंने बताया था ना हमारे दो, एक लोअर ट्रोपोस्फेयर एक अपर ट्रोपोस्फेयर, इसको बोला जो लोअर ट्रोपोस्फेयर है उसको क्या बोला जाता है, फ्रिक्शनल लेयर। और ये कितनी मीटर तक है, 1000 जो मीटर है ना, 1000 मीटर तक ही हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना उसका क्या रहता है, उसका असर रहता है। इतने तक ही ये बेल्ट है, 1000 मीटर तक ही, ठीक है। और जैसे इसके बाद 1000 मीटर के बाद जो हमारी विंड है, विंड क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। जो अभी ऐसे वर्टिकली ऊपर उठ रही थी, अब वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। अब ये पैरेलल क्यों होंगी, ये भी अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, ओवर द वाटर सरफेस द सी एंड ओशन द हॉरिजॉन्टल विंड क्रॉस द आइसोबार एट द एंड। अब ये बता रहे हैं कि जो हमारा ओशन है, ओशन पे जो हमारी आइसोबार है, आइसोबार मैंने आपको बताई थी, यानी कि हमारी वायु दाब, यानी कि हमारी समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं कौन सी रेखाएं होती है, समदाब रेखाएं वे रेखाएं होती है जो हमारे मानचित्र पर समान दबाव वाले स्थानों को मिलाती है, यानी कि जिन जिन प्लेसेस का प्रेशर सेम होता है उन प्लेसेस को मिलाने वाली लाइन को आइसोबार कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि जो हमारा पानी की सतह है, यानी कि जहाँ पे हमारे ओशन है, वहां पे जो हमारी ये चलती हैं, क्या चलती हैं, जो हमारी विंड है, विंड कैसे होती है, आइसोबार के जैसे। ये हमारे आपको पता है आइसोबार होती है हमारी, एक मिनट, आइसोबार हमारी होती है लेटीट्यूड के जैसी, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हम ऐसे बनाते हैं, होती है हमारी आइसोबार। इन आइसोबार के जैसे हमारे 10 से 20 डिग्री जो एंगल है, 10 से 20 डिग्री एंगल पर कैसे है हमारी ये विंड चलती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्यों इतना एंगल कम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत कम है। यहाँ पे हवा को रोकने के लिए कोई भी हमारी टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म नहीं है। वाइल लेकिन जैसे ही ये ग्राउंड सरफेस पे आता है, ये हमारा है ओशनिक पार्ट, और जैसे ही हमारे ये आइसोबार है, ठीक है, और ये हमारी विंड है, विंड कैसे हो जाएगी अब 45 डिग्री, जैसे ये 90 डिग्री है, अब कैसे हो जाएगी ये 45 डिग्री, ऐसे बहना शुरू कर देंगी, ऐसे 45 डिग्री हो जाती है। क्यों, अब ग्राउंड पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया, क्योंकि ग्राउंड पर क्या होता है, ग्राउंड पर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि ग्राउंड पर टोपोग्राफी और टेरेन में डिफरेंस होता है। उसके बाद है, नेट रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्किंग इन अपोजिशन टू हॉरिजॉन्टल विंड is that velocity of wind is reduced by 35% and hence wind blow with only 65% by pressure gradient force over oceanic। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये नेट रिजल्ट ये दिखाया गया है कि जो हमारी विंड की वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है ना कि जो हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, कितने प्रतिशत, 35%, ठीक है, 35%। कहाँ पर, हमारी जो
जैसे ये मैंने आपको अभी बताया, ये हमारा है वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे जो हवा की गति है वो सिर्फ 35% कम होती है। लेकिन अगर मैं लैंड सरफेस की बात करूँ तो लैंड सरफेस पे कितनी हवा की गति कम होती है, 65% हवा की स्पीड कम हो जाती है। ये बताया गया आपको इसमें, ठीक है। ऑन द अदर एंड विंड वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड बाय विंड 60%। कहाँ पे, अभी मैंने बताया 60% कहाँ पे कम हो जाती है। देखो 30 जो हमारा वोटर है, जैसे ये हमारा वोटर, वोटर पे जो विंड की स्पीड है वो 35% कम हो जाती है। और कितनी स्पीड से बहती है, 65% वेलोसिटी उसकी होती है। और अगर मैं वहीं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पे जो विंड है, विंड की स्पीड 60% तो क्या होती है, रिड्यूस होती है, कम होती है और बहती। और कितने परसेंट फ्लो करती है, अगर मान लो 100 है ग्राउंड पे, 100% विंड, और 100% विंड का 60% जो हिस्सा है वो तो रोक दिया जाता है, सिर्फ 40% हिस्सा क्या है, फ्लो करता है। ऐसे ही हमारा ओशनिक पार्ट में अगर 100 है, पूरी सारी विंड 100% आ रही है, तो 100 में से जो हमारे 35% है वो रुकती हैं। बाकी जो हमारी 65% है वो क्या है, वो बहती रहती है। ठीक है। तो ये है हमारा ये जो परसेंटेज आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी। और इसके साथ भी आपको वही असर्शन ये दे देंगे कि भाई हमारी जो विंड है, विंड की स्पीड 35% रिड्यूस हो जाती है ओशनिक पे, और 65% जो है कम हो जाती है हमारे ग्राउंड सरफेस पे। ये तो दे दिया आपको दर्शन, और रीजन ये देंगे क्योंकि हमारा जो विंड है, जो हमारा वाटर सरफेस है, वहाँ पे हमारा जो वेरिएशन है वो कम है, वहीं पे जो हमारा लैंड सरफेस है वहाँ पे जो टोपोग्राफिकल वेरिएशन है वो ज्यादा है, इसलिए जो विंड की स्पीड है ऐसे हमारा इनमें जो है विंड की स्पीड में डिफरेंस है। तो आपको ये जो असर्शन रीजन है ये याद होने चाहिए। अब हमारा है रिजल्टेंट एयर सर्कुलेशन। रिजल्टेंट एयर सर्कुलेशन का मतलब कुछ नहीं है कि अब जैसे ये हमारे फोर्स है, मैंने आपको 3 फोर्स बताई। एक तो हमारा है कोरियोलिस फोर्स, ये देखो यहाँ पे बता रखा कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स पढ़ाया हुआ है, कोरियोलिस फोर्स, और एक आप हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। अब इनकी वजह से हमारी कौन सी विंड है जिनका ओरिजिन होता है, ठीक है। तो हमारी जो विंड है, इनकी वजह से जो विंड है जिनका ओरिजिन होता है वो है हमारा, सॉरी, क्या करते हैं, इनकी वजह से जो इफेक्ट आता है हमारे विंड की स्पीड में, इफेक्ट आता है विंड की डायरेक्शन में। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विंड की स्पीड को कौन बढ़ाता है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विंड की स्पीड को बढ़ाता है, कोरियोलिस फोर्स विंड को उसकी जगह से डाइवर्ट कर देता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शनल फोर्स करता है विंड की स्पीड को कम। ठीक है। तो ये 3 फोर्स है, इनकी वजह से जो हमारी विंड है, अब विंड का अर्थ सरफेस पे बैलेंसिंग रहता है। एक विंड की स्पीड को बढ़ाता है, दूसरा विंड की डायरेक्शन में थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, उस विंड की बढ़ी हुई, क्योंकि अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी तो विंड तो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाएगी। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इन विंड की स्पीड को कम करती है। और एक होता है हमारा रोटेशनल फोर्स। अब ये रोटेशनल फोर्स कौन सा है ये भी हम पढ़ेंगे। ये क्या करते हैं, ये स्पीड और डायरेक्शन को, एयर सर्कुलेशन को, इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करती है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करता है, मैंने बता दिया, ये क्या करता है, एक्सेलरेटिंग फोर्स, यानी कि जो हवा की जो गति है, हवा की जो गति है उसको तेज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसके लिए जिम्मेदार है। और वही जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट कर देता है विंड को। ठीक है। थस द इंटरेक्शन ऑफ दिस कंट्रोलिंग फोर्सेस, और ये जो इनका जब तीनों फोर्सेस का आपस में इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, एक फ्यू सिग्निफिकेंट जो एयर है, एयर का नया जो पैटर्न है, सर्कुलेशन है, वो डेवलप होता है। उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया हमारा जियोस्ट्रोफिक विंड और अपग्रेडियंट। अभी जियोस्ट्रोफिक विंड क्या है और ग्रेडियंट विंड क्या है ये हम पढ़ते हैं। जियोस्ट्रोफिक, देखो मैंने आपको बताया था ना अभी कि लोअर एटमोस्फेयर है, लोअर जो ट्रोपोस्फेयर 1000 मीटर तक, उसको क्या बोला गया है, फ्रिक्शनल लेयर भी बोला गया है इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। 1000 मीटर से ऊपर जो वाली लेयर है, यहाँ पे कौन सी विंड चलती है, यहाँ पे चलती है जियोस्ट्रोफिक विंड। और यहाँ पे विंड कैसे होती है, ये जो वर्टिकल विंड ऊपर उठती हैं, हमारी जो ये वाला जोन है इसमें वर्टिकल लेयर है, लेकिन जो हमारा जियोस्ट्रोफिक लेयर उसमें क्या, हमारी जो विंड एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है।
ठीक है, 1000 मीटर से ऊपर हो जाती है। 1000 मीटर के बाद जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है ना, इसका जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब सिर्फ इस विंड पे दो फोर्स काम करते हैं, कोरियोलिस फोर्स और हमारा दूसरा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, तो ये हमारी जो पैरेलल जो हमारी विंड चलती है लैटिट्यूड के, उनको क्या बोला गया हमारा जो आइसोबार है। ये हम जैसे 1000 मीटर से ऊपर आइसोबार के जब विंड पैरेलल चलने लगती है, इनको क्या बोला गया, जियोस्ट्रोफिक विंड। द एयर ब्लोइंग अबव द ग्राउंड और वाटर सरफेस जनरली बिटवीन एल्टीट्यूड 500 से 1000 मीटर के बीच में बहती है। आइसोबार की पैरेलल होती है राइट एंगल टू प्रेशर ग्रेडियंट। जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, जैसे मान लो ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके क्या है, इसके ये जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है, इसके क्या है, इसके राइट एंगल पर बहती है। इसको क्या बोला गया, इसको जियोस्ट्रोफिक विंड बोला गया है। और ये भी बोला गया है कि जो हमारी फ्रिक्शन लेयर है, अ, ये जो हमारी जियोस्ट्रोफिक विंड है, ये फ्रिक्शनल लेयर के ऊपर है। ठीक है, द एयर सर्कुलेशन बिकम फ्री ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये जो विंड है जियोस्ट्रोफिक विंड, इन पे जो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काम नहीं करता। और ये जो जियोस्ट्रोफिक विंड है, सिर्फ दो फोर्स कंट्रोल करते हैं जियोस्ट्रोफिक विंड को, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और हमारा कोरियोलिस फोर्स। जब ये दोनों फोर्स यानी कि हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स बैलेंस हो जाते हैं, द रिजल्टेंट विंड ब्लो पैरेलल टू द, तो जब ये दोनों हमारा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स है हमारे बैलेंस हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो जो हमारी विंड है वो आइसोबार की क्या है, पैरेलल चलने लगती है। जिसको और उस लेयर को, ये 500 से 1000 मीटर ऊपर वाली जो मैंने लेयर बताई, इसको क्या बोला गया है, जियोस्ट्रोफिक लेयर। ठीक है, एज अ जैसे हमारी विंड स्पीड इंक्रीज होगी, कोरियोलिस फोर्स भी पता आपको वो भी बढ़ेगा। और ठीक है, और विंड ज्यादा से ज्यादा क्या है, डिफ्लेक्ट होंगी अपने राइट लेफ्ट। ठीक है, तो देखो ये है हमारी जियोस्ट्रोफिक विंड, ये हमारा है कोरियोलिस फोर्स, और ये हमारी कौन सी है, जियोस्ट्रोफिक विंड। मैंने बताया था ना पैरेलल हो जाती है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। सबको पता है कि डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो ऐसी होती है हमारी जियोस्ट्रोफिक विंड। ठीक है, तो अगर उसके बाद है अब हमारा ग्रेडियंट विंड। अब ग्रेडियंट विंड कुछ नहीं होती है, ग्रेडियंट विंड वो विंड होती हैं जो कैसे बहती हैं, जो फ्लो करती हैं, अरे कहाँ गया, जो ऐसे कर्ड पाथ में फ्लो करती है, जैसे हो गया हमारा साइक्लोन, जैसे हो गया हमारा एंटी साइक्लोन। ठीक है, तो कौन सी होती है ग्रेडियंट विंड, ये हमारे जियोस्ट्रोफिक विंड का ही एक टाइप है, जो क्या करती है, जो हमारे कर्ड और जो सर्कुलर है, सर्कुलर पाथ में चलती हैं। ठीक है, ये होती है हमारी ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट विंड आर रिजल्ट ऑफ। अभी जो ग्रेडियंट विंड है ये किसके कारण बनती है, ये बनती है हमारे प्रेशर, ये आपको याद रखना है, ग्रेडियंट विंड किसका रिजल्ट है, रिजल्ट हमारे प्रेशर ग्रेडियंट का, कोरियोलिस फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल का और सेंट्रीपिटल का। अब पहले आपको बता देती हूँ कि ये कैसे है। देखो, अब सबको पता है जो साइक्लोन है, साइक्लोन की डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और और जो हमारे साइक्लोन है उनकी सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही है हमारे एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन अपोजिट है साइक्लोन के, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बहते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें कैसे चलते हैं, उसमें चलते हैं हमारे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये है हमारी अब ग्रेडियंट विंड। अब ये पहले साइक्लोन ही कैसे आता है, देखो सबसे पहले ये हमारा है अर्थ का धरातल। यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिला, इंसोलेशन बहुत ज्यादा मिला, तो क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, टेम्परेचर ज्यादा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कैसा हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। अब दूसरी जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है टेम्परेचर तो क्या है, कम है, लेकिन जो प्रेशर है वो क्या है, यहाँ पे प्रेशर हाई प्रेशर है। अब जो हमारी एयर है, विंड है, जैसे ये हमारी है, टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे क्या है हमारा कम है, तो यहाँ पे जो विंड होगी ना वो गर्म होगी, और गर्म होके जो विंड, गर्म होके विंड क्या है, फैलती है और ऊपर उठने लगती है, एसेंड होती है, ऊपर उठने लगती है। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके ये क्या है, ये ठंडी हो जाती है, यहाँ पे ठंडी हो जाती है, तो ये क्या है, बैठने लगती है। अब इस हाई प्रेशर की तरफ ये क्या है, बैठने लगती है।
तो विंड का नेचर कैसा है चलने का, देखो विंड कैसे चल रही है, यहाँ तो ये उठ रही है ना, चल तो नहीं रही, चल तो है, चलती तो है ये हाई प्रेशर से। तो विंड का नेचर कैसे, कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी विंड चलती है। हाई प्रेशर से विंड चलती है इस लो प्रेशर को कवर करने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे लो प्रेशर है तो बाहर से हाई प्रेशर से सारी विंड इस लो प्रेशर की तरफ चलती है, ताकि यहाँ पे क्या है, बैलेंसिंग हो सके। और क्या बनते हैं, हमारे साइक्लोन बनते हैं। ये हो गए हैं साइक्लोन। अब एंटी साइक्लोन क्या है, एंटी साइक्लोन हमारा ये है लो प्रेशर। इस लो ये यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, जब विंड चारों तरफ से चारों तरफ से एक अंदर की तरफ आती है, चारों ओर से अंदर की तरफ आती है, तो ये होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सा होता है, जब विंड जैसे लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बाहर की तरफ चलती है, ये देखो बाहर की तरफ चलती है, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपसारी बल, ठीक है। अपसारी अभिसारी ये दो बल है, तो ये हो गया हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब लो प्रेशर से कहाँ चलती है, हाई प्रेशर की तरफ, तो ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये है हमारी ये है हमारी ग्रेडियंट विंड। कौन सी होती है ग्रेडियंट विंड, ग्रेडियंट विंड वही होती है जो क्या है, सर्कुलर पाथ में बहती है, जिसके बीच में लो प्रेशर होता है और बाहर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड ब्लो करती है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का इन्होंने बता दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है उनकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, gradient wind blow parallel twice or in clockwise direction around a high pressure center while they blow in anti-clockwise। ये जो सिचुएशन होती है ये होती है हमारी उसकी एंटी साइक्लोन की। एंटी साइक्लोन क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज बहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज बहते हैं, ठीक है। तो जो जियोस्ट्रोफिक और जो ग्रेडियंट विंड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड है अर्थ सरफेस पर स्पीड में, ठीक है। किसके अबव, ये हमारी फ्रिक्शन लेयर से ऊपर, ग्राउंड से ऊपर, फ्रिक्शन लेयर से ऊपर जो हमारी ये विंड है, ग्रेडियंट विंड, जियोस्ट्रोपिक विंड, ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। और क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड क्यों जाता है, बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। क्योंकि यहाँ सरफेस के पास है फ्रिक्शन के लिए, यहाँ पे इनको किसी फ्रिक्शन का, किसी घर्षण का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए इनकी जो स्पीड है वो क्या है, ज्यादा है। तो अगर यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा है उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये देखो ये हमारी विंड डायरेक्शन एंड स्पीड, ठीक है। तो जो विंड की जो डायरेक्शन, जो विंड वेन है, हम विंड वेन किस लिए यूज करते हैं, विंड वेन यूज कर सकते हैं विंड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। और विंड रोज किस लिए होते हैं, विंड रोज का यूज करते हैं टू डिपिक्ट डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ जो प्रिवेलिंग विंड है, जो हमारी प्रचलित पवने यानी कि हमारा ईस्टर्ली है, हमारा वेस्टर्ली और हमारा पोलर विंड है, इनको जब हम मैप पे शो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, विंड रोज। एक जो हमारे फ्रांसिस थे, हमारे फ्रांस के ये फोर्ट थे, उन्होंने ये आपसे ये है ना, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मैं आपको दूंगी जब प्रैक्टिकल ज्योग्राफी करवाऊंगे ना, तो उसमें ना जो ब्यूफोर्ट स्केल है, ब्यूफोर्ट स्केल ने ना 0 से 12 नंबर तक जो है ना विंड का क्लासिफिकेशन दिया गया है। और जो 12 नंबर पे जो विंड है उस पे उसने क्या लिया, उसने वहां पे लिया है ह्यूरिकेन। तो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो ब्यूफोर्ट स्केल है, ब्यूफोर्ट स्केल के लेवल 12 पर किसको दर्जा दिया गया, तो उस पे दर्जा दिया गया है ह्यूरिकेन को, ठीक है। ये ब्यूफोर्ट स्केल जिसको क्या है, मॉडिफाई किया है विंड वेलो यानी कि विंड की स्पीड कितनी है। एनीमोमीटर किस लिए यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा गया कि जो विंड की स्पीड है, विंड की स्पीड को किस में मेजर किया गया है, एनीमोमीटर में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एनीमोमीटर विंड की स्पीड के लिए कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, तो विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसको बोला जाता है एनीमोमीटर। उसके बाद एक होता है हमारा प्रोपेलर टाइप एनीमोमीटर। प्रोपेलर टाइप
जो एनीमोमीटर होता है वो क्या करता है, वो दोनों काम करता है, विंड की स्पीड को भी मेजर करता है और विंड की डायरेक्शन को। जैसे हमारा विंड वेन सिर्फ डायरेक्शन के लिए था और एनीमोमीटर सिर्फ किसके लिए था, हमारे विंड की स्पीड को। तो जब हमारा प्रोपेलर टाइप एनीमोमीटर है वो दोनों को, विंड की स्पीड को भी और विंड डायरेक्शन को, दोनों को क्या करा, दोनों को मेजर करेगा। उसके बाद एक होता है हमारा मेट्रोग्राफ और ट्रिपल रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट। वो क्या करता है, वो विंड की स्पीड को, विंड की डायरेक्शन को, सनशाइन को और प्रेसिपिटेशन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। अब ये चीज जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा विंड है ना, विंड की जो डायरेक्शन है उसमें ना लगातार सब्सटेंशियल यानी कि लगातार चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चेंज को क्या बोला गया, उस चेंज को बोला गया है विंड शिफ्ट। आपके पेपर है, पेपर में एक दो नंबर में एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है कि जो विंड शिफ्ट है, विंड शिफ्ट किसे कहते हैं, तो विंड शिफ्ट कहते हैं, ये जो आपको डेफिनेशन याद होना चाहिए, जो सब्सटेंशियल चेंज, जो लगातार चेंज होती है विंड की डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन याद रख लेना, ये कीवर्ड है। ये जैसे आप नोट्स बनाओ तो वहां पे लिख लेना विंड डायरेक्शन और उसके सामने लिख लेना विंड शिफ्ट। उसको क्या बोलते हैं, विंड शिफ्ट। विंड की डायरेक्शन में जब चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं विंड शिफ्ट। अब ये दो तरीके का है, एक वियरिंग विंड शिफ्ट, एक होता है बैकिंग विंड शिफ्ट। अब वियरिंग विंड शिफ्ट वो होता है जिसमें जो विंड की डायरेक्शन है वो कैसे चेंज होती है, क्लॉकवाइज, यानी कि जैसे हमारी सुई की घड़ी चलती है ऐसे। और जो हमारा बैकिंग विंड शिफ्ट होता है उसमें क्या होता है, जो डायरेक्शन चेंज होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुइयों के विपरीत। ठीक है, तो ये होता है हमारा विंड शिफ्ट। विंड शिफ्ट दो तरीके का है, वियरिंग विंड शिफ्ट और होता है हमारा बैकिंग विंड शिफ्ट। अब है हमारा टाइप ऑफ विंड। टाइप ऑफ विंड में हम आप सबको पता है, एक होती है हमारी प्रीवेलिंग और परमानेंट विंड। प्रीवेलिंग और परमानेंट विंड वो होती हैं, जैसे ये हमारा है अर्थ और ये है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 20-23 डिग्री और हमारा ये है 66.5 डिग्री और ये है हमारा 90 डिग्री। तो 0 से 23 डिग्री के बीच जो हमारी विंड ऐसे ब्लो करती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, ईस्टर्ली। ईस्टर्ली से याद रख लेना इनकी डायरेक्शन कैसे होती है, ईस्ट टू वेस्ट। और हमारा होती है वेस्टर्ली। वेस्टर्ली की याद रख लेना, इनकी डायरेक्शन होती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन आपको बहुत ही याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्ली, ईस्टर्ली यानी कि हमारी ट्रेड विंड या पूर्वी व्यापारिक पवने, जो पूर्वी पवने उनकी डायरेक्शन कैसी है, ईस्ट टू वेस्ट। और वेस्टर्ली की है वेस्ट टू ईस्ट। इनका जो स्टार्टिंग वर्ड है यहीं से याद रख लेना कि ईस्टर्ली जो विंड है वो ईस्ट से शुरू होके वेस्ट तक जाती है और जो वेस्टर्ली है वो वेस्ट से शुरू होके ईस्ट तक जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी जो परमानेंट और प्रिवेलिंग विंड वो होती है जो हमारे अर्थ है, अर्थ पे 12 महीने 365 दिन लगातार चलते रहते हैं, तो उनको प्रिवेलिंग, परमानेंट और प्लेनेटरी विंड बोला जाता है। उसके बाद है सीजनल विंड। सीजनल विंड होगी जैसे हमारा माउंटेन एंड वैली ब्रिज होगी, या फिर आपका जो है मॉनसून जो होगी, ये पवने जो हमारी सीजनल विंड में आती है। उसके बाद हमारी लोकल विंड। लोकल विंड में जैसे हमारा ये आ गया, लू आ गई, हमारी चिनूक है, जो हमारी जो पर्टिकुलर एरिया में चलती है। ठीक है, चिनूक है, फोइन है, और भी है हमारी हरमटन है। हरमटन को हम डॉक्टर विंड भी बोलते हैं। तो अब हम आगे जो है विंड के बारे में भी पढ़ेंगे। आपसे ये जो है ना, ये आपसे पूछा जाता है, तो इसको इंग्लिश में याद रखना है कि जो मैक्रो लेवल पे यानी कि पूरे, यानी कि कॉन्टिनेंट और ओशनिक लेवल पे देखे तो हमारी उसमें कौन सी विंड आती है, सिनोप्टिक स्केल। और जो सेकेंडरी यानी कि उनसे जो छोटे लेवल पर आती है, यानी कि जो हमारे एक जैसे हमारा पूरे इंडिया पर है, पूरे इंडिया पे हमारी कौन सी विंड बहती है, जैसे हमारी ट्रेड विंड बहती है। अब अगर हम इंडिया का एक एक पार्ट देखें तो कहीं पे हमारी लू चलती है, जैसे लू चलती है हमारे यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, यहाँ पे हमारी क्या चलती है, लू चलती है कुछ महीनों। तो ये हमारी कैसे होगी, सेकेंडरी सर्कुलेशन। और जो हमारी टर्शरी सर्कुलेशन है, टर्शरी सर्कुलेशन में हो जाएगी हमारी लोकल विंड। लोकल विंड में आती है हमारी लू आती है। तो और भी हमारी जैसे कहीं पे जो हमने ये मॉनसून विंड है, मॉनसून विंड को अलग अलग नाम दे रखा है। ठीक है, तो अब उनके उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मैक्रो लेवल पर यानी कि जो सबसे बड़े लेवल पर है उनमें आती है हमारी ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर।
पूरे ग्लोब पर जो विंड चलती है, हमेशा चलती है, वो क्या हमारी ट्रेड विंड, वेस्टर्ली और पोलर। सिनॉप्टिक स्केल पे है हमारे, जैसे साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन है, मॉनसून है और एयर मासेस है। माइक्रो लेवल और टर्शरी लेवल पर है हमारी लोकल विंड्स। ठीक है, तो आपको क्या है ये याद रखना है कि माइक्रो लेवल पर कौन सी विंड है। अब ये टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है ना, वो प्रेशर और जो विंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो हो गया है। उससे पहले अगर किसी को भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग काजल। काजल, हिंदी में भी क्लास होती है।